प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कुंज में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही अच्छा पेपर गणित का आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसको यहाँ पर हल कराएंगे। तो अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको आ जाना है पहले प्रश्न पर और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पास करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा वो आपको बताना है। पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन दिया है प्राकृत संख्या, सी ऑप्शन दिया है पूर्ण संख्या और डी ऑप्शन दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या मैंने यहाँ पर √3 लिख दी है, और परिमेय संख्या की बात करें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 मैंने लिख लिया है। अब इन दोनों का योग जो होगा वो इन दोनों का योग हो जाएगा अपरिमेय संख्या, याद रखना है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। चलिए आ जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2 × 3 × 13, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 × 2 की पावर 2, ऐसा 2 × 2 भी कहा जा सकता था, गुणा 3 × 13, 2 की घात 2 × 3 × 11, 2 और 3 की घात 2 × 13। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन को चेक करिएगा, 2 और 3 का गुणा 6 होता है, 6 और 13 का गुणा 78 होता है, 156 नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला गलत हो गया है। दूसरा देखिएगा 2 की घात 2 यानी 4 हो गया है, और 4 और 3 का गुणा कितना करेंगे 12 होता है, तो 4 और 3 का गुणा कर लिया आपने 12, ये लिख लिया, जैसे 4 तियाँ ये हमारा हो गया कितना 12 यानी 12 हो गया। अब 12 का गुणा 13 से जब करेंगे तो 12 का गुणा 13 से करेंगे तो एक आएगा 156, और हो गया आपका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3x + 5y अपान 3x - 5y और इक्वल है 7/3, तो x अनुपात y का मान कितना है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, पहले तो क्वेश्चन देखिए कितना दिया है 3x + 5y और अपान में लिखिएगा 3x - 5y, और कितना है ये है 7/3, तो आप 7/3 यहाँ लिख लीजिएगा। अब क्रॉस गुणा करिएगा तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9, तो 9x लिख लीजिएगा। 3 और 5 का गुणा हो जाएगा 15y, ये लिखिएगा, बराबर निशान लगाइएगा, 21x हो जाएगा और -35y हो जाएगा। अब 9x तो इधर लिख लीजिएगा और 21 इधर से ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 21x हो जाएगा, और -35y तो पहले से था इधर की तरफ, -15y हम इधर से इधर ट्रांसफर कर लेंगे। अब 21 में से 9 जाएगा तो बचेगा -12, तो यहां लिख लेते हैं कितना -12x हो गया है, और बराबर का निशान लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 50y, माइनस माइनस तो हट गया है, ये यहाँ पर काट दीजिए तो आपका देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो कितना आया 6x = 25y, तो 6x तो 6 इधर लिखिएगा और 25 इधर कर लीजिएगा, तो ये 25 ऐसे लिख लिया है, तो ये y/x लिख गया है। हमको निकालना है x/y लिखना है, तो चाहे ऐसे लिख लीजिएगा x/y = 25/6, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25/6। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ में कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का
इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर जो जनरल समीकरण होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब तुलना करिएगा यहाँ पर, तो a की जगह पर कितना आप लिख देंगे, a के स्थान पे आप लिख देंगे कितना, 3 लिख देंगे, और b के स्थान पे कितना लिखेंगे, b के स्थान पे लिख देंगे -2, और c के स्थान पे हो जाएगा 1/3। ठीक है, विविक्तकर का जो फार्मूला होता है वो b स्क्वायर -4ac, b की जगह पर कितना लिखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, -4 लिखिएगा, a के स्थान पे 3 लिखना है, और c के स्थान पे 1/3 लिख देना है। 1/3 तो कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, ये -4 पहले से थे, कैंसिल हो गया, कितना मिल गया, 0 हो गया। अब ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा वो आपको निकालना है। तो वर्ग अंतराल देखो दिया हुआ है, और नीचे बारंबारता दे रखी है, और इसको आपको यहाँ पर समांतर माध्य यानी माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे, कॉलम कौन सा बनेगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल कितना है, ये है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12। अगला कॉलम होता है बारंबारता का, तो ये हो गया बारंबारता कितनी दे रखी है, 2 4 7, 2 हो गया, 4 7 7 3 4 3 और 3, और ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 है। अगला कॉलम बनाएंगे यहां पर मध्यमान का, मध्यमान कहां से लाएंगे, देखो यहां पर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 का आधा जो करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहां पर 3 हमने लिख दिया, कहां से आ गया है, 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा होगा 3। इसी तरह से देखिए 2 2 का अंतर है, तो आप जोड़ते इसमें चले जाइए तो 5 बन जाएगा ये, फिर आएगा ये 7, 7 के बाद होगा 2 9, और 9 के बाद 2 होगा 11। ये मध्यमान को आप x बोलते हैं, बारंबारता को f कहते हैं। अगला कॉलम जो बनता है वो बनता है f इंटू एक्स, ये हो गया। अब f का मतलब हुआ यहाँ पर 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 का मान आएगा कितना, 6 होगा, यहाँ पर 6 लिख लीजिएगा। 4 और 5 का गुणा होगा 20, तो 5 चौके 20 हो जाएगा ये। 7, तो 7 का गुणा हो जाएगा 49, तो यहाँ 49 लिख जाइएगा। 9 3 का गुणा होगा 9 3 27, और 4 और 11 का गुणा हो जाएगा 44। ये तो हो गया गुणा। अब करना क्या है, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आपको, ये सिग्मा एफ मतलब बारंबारता का जोड़ करना है। तो जोड़ कितना आएगा, देखिए 2 और 4 6, 6 और 7 6 13, 13 और 3 16, और 4 20, यानी कि 20, तो ये 20 इधर का हो गया। अब हमको यहाँ का भी जोड़ करना है, कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स लिखना है। कितना जोड़ होगा, देखो 0 यहाँ पर 6 और 0 0 हो गया, 6 9 6 15, 15 और 7 22, 22 4 26, 26 का 2 हो जाएगा, हासिल इधर 2 चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, 4 8,
2 10 और 4 14, 146 बन गया। जरा एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 9 6 15, 15 7 22 होता है, 22 4 26 के 6 हासिल हो गया 2, और यहाँ पर 2 2 4 4 8 8 2 10 और 10 4 14, 146 हो गया। ठीक है, अब जो सूत्र बनता है वो समांतर माध्य का होता है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ कितना 146 है, लिख लीजिएगा, और ये अपान 20 ये बन गया। जीरो यहाँ से हटा देंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 7 बार, पॉइंट लगाएंगे 3 बार, तो हमारा समांतर माध्य यहाँ निकल के आ कितना गया, समांतर माध्य निकला है 7.3। 7.3। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 7.3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC बताया, यानी ये त्रिभुज आपको ABC दिख गया। इसमें जो DE लाइन है वो BC के समांतर है, यानी कि ये जो BC है वो DE के समांतर है। AD का मान 1.5 दिया हुआ है, और यहां पर जो DB का मान है, DB का मान वो 3 है, और AE का मान देखिए यहाँ पर AE होना चाहिए, AE का मान 2 लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालना है, वो ध्यान रखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो ये जब समांतर लाइन दोनों बता दी हैं तो क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप बन जाएंगे। मतलब यहां हम बात करेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज AD और E। ठीक है, समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात सेम होता है। तो अब यहां पर क्या इन्होंने कहा है, AC का मान पूछा, AC का मान, तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, AD अपान AB, यानी AD ये लाइन इतनी सी और AB पूरी लाइन, तो A अपान AB लिख लीजिएगा, ये हो गया इक्वल। ऊपर देखिए AE लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर AE लिख देंगे, AE अपान AC, ये हो गया। ठीक है, अब AD का मान तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, AD का मान तो दिया हुआ है 1.5, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1.5, 1.5 लिख लिया। AB का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन AB का मान हम निकाल ऐसे सकते हैं, ये वाला 1.5 और ये 3 दोनों को आपस में ऐड करें, कि AD और DB दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना 4.5, यानी कि 4.5। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4.5, इक्वल का निशान लगाइए। AE का मान तो तुमको देखो दे रखा, कितना 2 दिया, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ। AC का मान दिया नहीं, वही AC का मान ही तो हमको यहाँ से पता करना है, तो AC की जगह पर हम AC लिख लेते हैं, AC हो गया। चलिए बहुत अच्छा, अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, 15 ऊपर बचा, 45 नीचे बचा, तो 15 3 45 ये बन गया है। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC का मान आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 गुणा 3 यानी कि 6, और आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए 60 लिखा, गलती से यहाँ पर लिख गया है, यहाँ पर आप इसको समझेंगे पॉइंट करके। ठीक है, और हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 2 बिंदु ये हैं, एक बिंदु लिखा है 2,3 और दूसरा है 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको बताना है। तो यहां पर क्या करिए, सबसे पहले 2 बिंदुओं में इसको आप लिख जाइए x1 और दूसरे वाले को लिखिए y1। इसी तरह से यहां पर लिखिए इसको x2 और इसको लिखिए y2, इन 2 बिंदु तो आपने लिख लिए। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या बनता है, ये सूत्र ये होता है d इक्वल अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये सूत्र बनता है। तो यहाँ d लिख जाइएगा, अंडर रूट का निशान लगाइएगा। अब देखो x1 कितना है, x1 तो यहाँ पर 2 है ना, तो मैं 2 लिख लेता हूँ, ये 2 लिख गया, माइनस निशान लगाइए। x2 कितना 4 है, तो आपको माइनस का 4 लिख करके ब्रैकेट 2 लगा देना है, ये पावर 2 हो गई। प्लस y1 कितना है, y1 तो 3 है, तो मैं यहाँ 3 लिख लेता हूँ। y2 कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, माइनस का 1 स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देखिएगा, ये d लिख लीजिए, d इक्वल अंडर रूट का निशान लगाइए, ये हो गया निशान अंडर रूट का, ये लग गया पूरा। माइनस 4 और 2 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। और 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये प्लस का 4 ये भी बन गया। अब 4 और 4 मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं d इक्वल अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 8 को कह सकते हैं 4 गुणा 2 अंडर रूट में, ये भी बन गया। अब 4 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं d का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो निकल गया। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल 0 के बराबर है, तो m का मान बताइए। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, तो m का यहाँ पर मान आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है और आपको बताया, पूछा गया m का मान बताइए, तो आपको यहाँ पर मान डालना है x की जगह पर। ठीक है, यानी ये मान क्या है, किसके बराबर आ रहा। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, वो क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। यहाँ बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, के मूल बराबर है, ये होगा के मूल बराबर है, तो के का मान बताइए। अब यहां पर जब देखिए, जब मूल बराबर होंगे तो क्या कंडीशन आएगी, तो ए का मान आएगा, यहां पर ए का मान होगा, ए का मान आएगा 4, ए का मान सॉरी 3 लिखिएगा, और बी का मान आएगा माइनस का 12, बी हो जाएगा माइनस 12, और सी का मान हो जाएगा m। और मूल बराबर होने की शर्त क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये मूल बराबर होने की शर्त होती है। अब बी स्क्वायर कितना लिखेंगे, माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस 12 ये का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 4, ए की जगह पर तो हम 3 लिख लेते हैं, और सी की जगह पे कितना लिख देते हैं, सी की जगह पर m लिख लेते हैं, m हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो बिल्कुल मुश्किल है नहीं। माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144 बन गया ये, और माइनस 12m बन गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिएगा, तो माइनस 12m इक्वल ये माइनस 144 हो गया। माइनस माइनस दोनों साइड से हटा दीजिएगा, और 12 से भाग करेंगे तो 12 बार लग जाएगा पहाड़ा, तो m का मान कितना जाएगा, m का मान निकल गया 12, और आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, 9 में आ जाइए। 15 और 25 का HCF यानी जिसको मासा कहते हैं वो 5 दिया हुआ है, ये आपको लासा LCM नहीं निकालना है। तो देखो क्या होता है सूत्र, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो क्या करो, यहाँ पर 15 दिया है तो यहाँ पर 15 आप लिख लीजिएगा, फिर कितना दिया है 25 दिया है, तो ये दोनों संख्याएं आपको मालूम हो गई। HCF कितना दिया है 5 दिया, तो आप 5 बटे में कर दीजिएगा, और 5 से इसको भाग करेगा तो ये 5 तियाँ 15 होता है, 25 तियाँ कितना होगा 75,
तो आपका मासा कितना निकल के आ गया, नहीं इस मासा तो 5 है, लासा कितना आएगा 75। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया हुआ है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3,1,-1,-3 के लिए सार्वंतर कितना है वो आपको निकालना है। तो सार्वंतर के लिए क्या करना होता है, जो भी आपको समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें से क्या करेंगे, इस वाले यानी अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटा देंगे। ठीक है, अगले वाले पद से, ध्यान दीजिए बेटा, अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटाएंगे। तो यहाँ हम सार्वंतर को डी लिख लेते हैं, ये तो डी हो गया, डी। अब क्या करना है, देखो डी को निकालने के लिए क्या, 1 में से -3 करेंगे, -1 में से -3 कर दिया तो कितना बचा, -2, ये आ गया -2। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा, -2। ठीक है, अगला नंबर यहां पर क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग कौन है। माध्यक वर्ग का मतलब मध्यिका का वर्ग कौन है वो आपको यहां निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता किसमें होगी, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिएगा। यहां पे एक अगला कॉलम बना लेते हैं, कौन सा, संचयी बारंबारता का। यहां पर क्या आएगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर तो इसके सामने यानी कि हम 2 लिख लेते हैं ये, फिर इस 2 और 7 को जोड़ के यहां लिख देते हैं 9, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 12, 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, ये, और 22 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 26। ये तो हो गई समान संचयी बारंबारता की टेबल। अब देखिए यहां पर 26 जो आ रहा है, 26 का मतलब हुआ कि इन बारंबारता का जोड़ कितना है, तो 26 मिल गया। अब 26 देखिए, 26 का आप आधा कर लीजिए तुरंत, यहां पर बटे 2 करिएगा, तो बटे 2 कर दिया, कितना हो गया 13 हो गया 13। अब 13 देखिए कि संचयी बारंबारता में आ रहा है, तो 13 देखो 12 में तो आ नहीं रहा, किसमें आ रहा, 22 में आ रहा, और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वही आपका हो जाएगा आंसर। ये जो है इसके सामने का वर्ग अंतराल ये होगा 15 से 20। तो आपका राइट आंसर मिल गया 15 से 20, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया हुआ tan a का मान है 1, तो 2 sin a cos a बताना है। तो tan a दिया हुआ है 1 के बराबर, तो मैं यहां लिख लेता हूं tan a इक्वल 1 है, तो लिख सकते हैं tan a, और एक मान tan का होता है 45 का, तो 45 हो गया, a का मान निकल के आ गया कितना 45 अंश। ठीक है, अब यहां मान किसका निकालना है, 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, अब यहां 2 लिख दीजिएगा, साइन 45 लिख लीजिएगा, इंटू cos 45। साइन 45 का मान कितना होता है जरा आप लोग बता दीजिए, मैंने भी तो लिख दिया भैया 1/√2। cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब 1/√2 और 1/√2 का जब गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा 1/2। तो हमारा मान आ गया कितना 2 और गुणा 1/2। अब ये 2 से 2 कट गया, आंसर कितना मिल के आ गया, आंसर हो गया 1। अब जरा ऑप्शन चेक करिएगा, तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूर
स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है बतानी है। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, तो मैं यहां पर सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, ये हो गया वृत्त। और इससे जो है केंद्र से कितनी दूरी पर, केंद्र से है 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु हो गया, ये बिंदु, यहां पर बिंदु P मान लीजिए। इससे खींच लिए एक स्पर्श रेखा, ये वाली, नाम लिख लिया PA। ठीक है, अब इन्होंने जो ये सेंटर बनाया, ये O, यहां से O से P तक की दूरी बताई है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर मैंने यहां लिख लिया है। और स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब PA का जो मान है वो दिया हुआ है 24 दिया है, तो 24 इसको आप लिख लीजिएगा। आपसे ये दूरी पूछी है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी OP का मान आपसे पूछा है। OP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहां पर जो ये कोण बनता है, ये वाला, यानी P कोण, ये 90 अंश का आ जाएगा। तो 90 अंश के सामने भी कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। और आधार आप माने 24, तो हमको त्रिज्या निकालनी है, यानी OP। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर होगा 24 का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 24 का स्क्वायर हो गया 576, माइनस कर देंगे 576 हो गया, और ये आएगा R स्क्वायर। जो घटा देंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 625 में से 576 घटेगा तो यहाँ पर आएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 6 15 होता है। यहाँ पर बचेगा 1, तो पड़ोस से यहाँ से लाएंगे 11, 11 में से देखो 7 निकल जाएगा तो बचेगा 4, 49 हो गया। और ये है R स्क्वायर। तो ठीक है, R का मान कितना निकल गया बेटा, ये 49 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या है, एक मीनार की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई है 20√3 मीटर, उन्नयन कोण कितना है वो बताना है। तो देखिए यहां पर क्या करिए, ये बनाइए कोई मीनार, ऐसे मैंने मीनार बना ली, और ये हो गई उसकी छाया, यहां से ऐसे बना लिया ये कोण। अब क्या है देखो, ये छाया की लंबाई दी है 20√3 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। कोण है नहीं मालूम, तो कोण का मान, उन्नयन कोण पूछा है, इसको हम यहाँ थीटा लिख लेता हूँ। AB इसकी छाया ऊंचाई हो गई और BC इसकी छाया हो गई, 20√3, और ये 20 मीटर ऊंची ये मीनार है, तो ये लिख लेते हैं, ये 20 मीटर हो गया। तो अब यहाँ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार 20/20√3। अब 20 से 20 कट गया तो tan थीटा हो जाएगा 1/√3। ठीक है, tan थीटा, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो थीटा का मान निकल गया 30 अंश, और ये हो गया आपका आंसर 30 अंश। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन यहां पर पहला ही ऑप्शन सही है, कौन सा, ए ऑप्शन, 30 अंश। अब आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। तो देखो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला होता है πr स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360, ये सूत्र बनता है। अब पाई की जगह पे तो 22/7 लिख देंगे, चलो 22/7 ये हो गया। त्रिज्या कितनी है
14 है तो 2 बार रिपीट करके लिख दीजिए, 14 × 14 ये बन गया। थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो आप यहाँ पर 30 अंश लिख दीजिएगा, और बटे में हो गया 360, तो एक जीरो इधर से कट गया, और ये 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 12 × 36, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 2 सती 14, 7 तो ऊपर चला गया, नहीं सॉरी 7 से काटेंगे, 7 करना 7, 7 दूनी 14 हो गए, ये 2 होगा यहाँ पे। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा ना 2 छाक 12 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जब 2 से कटेगा तो 3 ही हो जाएगा, और 7 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। 7 और 22 का गुणा आएगा 154, 154 अपान में जाएगा 3, और यही होगा आपका आंसर, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए भैया कौन सा आंसर मिल रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, और मैं इसका थोड़ा कलर भी बदल देता हूं भाई, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर, ये आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है, कैसा वो जोकर की टोपी का आकार होता है। नंबर पहला बताया कि बेलनाकार होती है, दूसरा बताया शंक्वाकार होती है, फिर त्रिभुजाकार बताया और आयताकार बताया। तो जोकर की जो टोपी होती है वो बेलनाकार तो होती ही नहीं है, ठीक है, वो लगा ले अलग बात है, जोकर को कुछ भी लगाएगा वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोकर की टोपी होती है शंक्वाकार, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 17, और आपसे कहा गया है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन, जिसको पद विचलन के भी नाम से जानते हैं, विधि सरलीकृत रूप है किसका, अप्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, संयुक्त विधि का और सरल विधि का। तो कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि जो सरलीकृत रूप है वो किसका है भैया, ये तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष विधि का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अगले में, यहां पर लिखा है यदि कुछ प्रेक्षणों में माध्य दिया, जिसको माध्य यानी समांतर माध्य दिया है, मध्यिका दे रखी है, तो बहुलक बताइए। इसका सूत्र ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो यहां पर ये लिखना है कि आपको जेड लिख देना है, जेड लिखना है, इक्वल का निशान लगा देना है, एम लिख देना है, फिर माइनस लगा देना है और एक्स लिख देना है, और फिर यहाँ पर ये 3 और 2 लिख देना है। यानी कि बहुलक बराबर होगा 2 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे मध्यिका माइनस 3, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ठीक है। तो बहुलक निकालना है तो बहुलक की जगह पर आप जेड लिख जाइएगा, 3 लिख लीजिएगा। मध्यिका कितनी है, मध्यिका है 24, तो यहाँ पर आप 24 लिख जाइएगा, 24 यानी कि लिखो भाई 24 माइनस 2 गुणा समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य तो 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख जाते हैं। तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 24 तियाँ कितना होता है, 24 तियाँ तो होता है 72, 72, और ये होता है 30, 72 में से 30 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। तो यहाँ जेड बराबर लिख देते हैं, जेड इज इक्वल टू 42 यानी कि 42। तो राइट जो आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पासे में जो नंबर होते हैं वो तो नंबर तो 6 होते हैं टोटल, तो ये प्रायिकता के जो सूत्र होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना होती है। अनुकूल का मतलब जो आपके फेवर में हो, फेवर में कौन है, फेवर में सम संख्या है कौन सी, 2,
4 और 6, ये 3 संख्याएं हैं फेवर में, तो 3 लिख लीजिए ऊपर, और टोटल कितनी है 6 हैं। आप भाग करिएगा कितना आ जाएगा आंसर, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिला वो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, 1/2 हो गया। चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब यहां पर यह कहा गया, अच्छी प्रकार से फेरते गए मतलब मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को निकाला गया है। निकलने की प्रायिकता पत्ते पर निकलने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी वो बताना है। तो देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ताश के पत्ते में क्या होता है। हम ताश के पत्ते में 4 कैटेगरी के यानी 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और हर एक में 13 पत्ते होते हैं। 13, 13, 13 और 13। इस तरह से बोलें तो कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें रानी की बात करी है तो एक रानी इसमें होती है, एक रानी इसमें भी होती है, एक इसमें भी होती है और एक इसमें भी होती है। तो टोटल मिला के बात करें तो रानी कितनी है इसमें, रानी तो इसमें 4 हैं, रानी 4 हो गई, तो 4 रानी हो गई, और कुल पत्ते कितने हैं, 52 हैं। अब आपसे कहा गया रानी निकलने की प्रायिकता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 पत्ते तो आपके फेवर के हुए रानी वाले, और 52 पत्ते हुए, टोटल भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1/13, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो क्वेश्चन हो गए भाई, 20 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए यहां पर दिया है, एक ये वर्णात्मक प्रश्न है और इनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है। एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई और आधार का व्यास देखिए होना चाहिए, थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, 48 और 28 सेंटीमीटर है। शंख का आयतन निकालना है। तो देखो यहां पर क्या है, ये ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई मतलब h का मान दिया हुआ है, तो आप h लिख लेते हैं, कितना h का मान है 48 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। और आधार का व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकालना होगा, तो व्यास कितना है, देखो 28 यहां पर व्यास है, ये व्यास 28 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो यहां पर हम 14 लिख लेते हैं, ये सेंटीमीटर त्रिज्या। शंख का आयतन का, लंबवृत्तीय शंख का आयतन होता है सूत्र, शंख का आयतन, तो शंख का आयतन इक्वल हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 यहां लिख जाइएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख जाइएगा, और r के स्थान पे 2 बार लिखना है, 14 × 14, क्योंकि त्रिज्या है 14 और ऊंचाई कितनी है 48 यानी 48 है। 7 से यहां पर काटेंगे, 7 दूनी ये 14 हो गया है। 3 से काटेंगे तो 3 16 3 48 होता है। अब हमारे पास नंबर आए कितने, यानी शेष बचे कितने हैं, 22 और 2 44, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया, गुणे ये हो जाएगा 14 और गुणे हो गया 16, यानी 44 × 14 × 16, इतना गुना आपको करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है वो आप लोग गुणा करके हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और ये आंसर आएगा 9856 घन सेंटीमीटर, इतना उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालो। तो देखिए यहां पर क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए।
तो 96 के नहीं 96 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिखो 96 लिखा है, 96 के गुणनखंड के 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16, हाँ 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 और 3 होता है 96। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये आ गया। अब HCF 404 का निकालना है, तो 404 के गुणनखंड कर लिए, देखिए 404 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 202, और फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 102। ठीक है, अब 102 ये गुणनखंड नहीं हो रहे किसी के, तो अब सिर्फ HCF यानी कि मासा निकालना है, HCF। जरा कॉमन पॉइंट देख लीजिए, कॉमन गुणनखंड कौन है, यहाँ पर ये 2 इसमें भी मिला, 2 इधर आ रहा, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 हमारा निकल गया मासा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है वो बताने हैं। तो यहां पर क्या करिएगा, निर्देशांक लिख लीजिए पहले, -1,7, इसको हम लिख लेते हैं x1 y1। दूसरा निर्देशांक है कौन सा, 4,3, तो ये 4,3 ले लिया है, इसको लिख लेते हैं x2 और y2। तीसरा निर्देशांक हमको पता नहीं है, वो उसका ही तो हमको मान निकालना है, जिसको मैंने x y लिख लिया है। ठीक है, अब ये m1 और m2 का अनुपात है, m1 कितना जा रहा है, m1 है तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और m2 का मान कितना है, m2 का मान है 3 होता है। अब सूत्र क्या बनता है, x = m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो x = m1 कितना है, m1 तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, x2 कितना है, x2 तो 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा, प्लस m2 कितना है, 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, x1 कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लीजिएगा, और m1 और m2 है 2 और 3 मिलके 2 और 3 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x = 4 दूना 8 हो गया है, और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे -1 से तो माइनस का 3 हो जाएगा, और अपान ही हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 में से 3 हटेगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 5/5 लिख लिया है। x की वैल्यू निकल के आई कितनी, x की वैल्यू निकल के आई 1, x की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, y = m1 y2, तो m1 के स्थान पे 2 लिखेंगे, y2 का मान 3 आएगा तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ, प्लस m2 3 हो गया, और y1 कितना है
y1 है, y1 का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं और बटे में आएगा 2 + 3 यानी कि 5। आगे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए y इक्वल ये 6 हो जाएगा और ये अगर 7 तियाँ 21 आ गया, 21 हो गया और बटे में आया 5। ठीक है, अब यहाँ पर y की जो वैल्यू आई वो आई, y का मान आ गया 27/5। ठीक है, तो एक निर्देशांक आपको पता चल गया, यानी एक मान आया x का 1 और y का मान का 27/5। तो यहाँ पर x, y लिख लेते हैं हम, कितना ये हो जाएगा आपका 1,27/5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये लिखा है साइन अल्फा इक्वल 1/2 कॉस बीटा दिया हुआ 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा इज 1/2, तो साइन अल्फा और ये बनेगा साइन 30, तो अल्फा का मान हो गया 30 अंश। ठीक, अब लिखा है कॉस बीटा, ये मान आया कितना 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो कॉस बीटा ये होगा कॉस 60 यानी कि 60, तो बीटा का मान निकल के आ गया 60 यानी 60 अंश। हमको निकालना था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा कितना 30 और प्लस 60 मिलके कितना जाएगा 90, हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या है, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है वो आपको बताना है। तो यहां पर देखिए ये मूल बिंदु से दूरी निकालनी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, दूसरा बिंदु हो गया -6,8, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो आप इसको बिल्कुल निगलेक्ट करिए, इससे ध्यान नहीं रखिए, सीधे बस मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए डी का फार्मूला लिखिएगा और -6 का स्क्वायर करिएगा और प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा और ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये था कि आपको जो दूसरा बिंदु दिया है इसी के स्क्वायर को आपस में जोड़ देना है। तो अब जरा बताओ कितना आएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो कितना जाएगा 100 हो जाएगा और रूट निकालेंगे तो डी का मान 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मूल बिंदु से इसकी दूरी। चलिए अब आ जाते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहां पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल सिद्ध करना है कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। तो देखो यहां पर क्या है, कॉट ए लिखा है, तो कॉट ए को हम लिख देते हैं कॉस अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहां पर हो गया ये कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और प्लस निशान लगाइए, सॉरी नहीं प्लस नहीं माइनस है, और कॉस ए लिख जाइएगा, ये वाला कॉस ए हो गया। और बटे में कितना आ रहा है, बटे में यही लिखना है, बस केवल चिन्ह बदलना है, माइनस की जगह पे प्लस, कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो कॉमन हम ले लेते हैं कॉस, ऊपर कॉमन, बहुत आसान सवाल है, ऊपर मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया, देखिए कॉस ए कॉमन ले लिया। जब कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, नहीं तो आपको शायद समझ में ना आए। तो लघुत्तम ले लिया, यहां पर देखो ये मैंने लघुत्तम लिया है
ये लघुत्तम लिया, ऐसे लघुत्तम की लाइन खींच दी और साइन ए लघुत्तम ले लिया, और ऊपर हमारे पास बनेगा कॉस ए माइनस, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, ऐसे ले लिया कॉमन। और यहां पर क्या करिए, अपान में ये बटे की लाइन ऐसे खींचिए, ऐसे इसको भी कर दीजिए। यहां पे लघुत्तम मैंने ले लिया है कितना, साइन ए लघुत्तम ले लिया है। अब साइन ए लघुत्तम चला गया तो कॉस ए आया और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये बन गया। अब साइन ए से साइन ए तो कट गया, बचा कितना जरा देखिए, ऊपर बचा है कॉस ए, मैं कॉमन भी ले लेता हूं, ऊपर कॉस ए कॉमन ले लीजिए, ये बटे की लाइन हमने खींच दी, कॉस ए कॉमन लिया तो आएगा 1 माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट में हो गया। अपान में यहां पर कॉस ए मैंने फिर कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए। यहां तक तो मुश्किल नहीं था, ये ऐसे कट कर लिया। अब हमारे पास बचा कितना है, 1 माइनस साइन ए, तो उसको भी लिख जाओ 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, इतना भी पूछ सकता था। अब यहां पर क्या करिए, साइन ए से हम दोनों को भाग कर देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा कितना, 1 अपान साइन ए माइनस का 1, और नीचे भी ऐसे मैंने कर दिया तो 1 अपान साइन ए और प्लस 1 हो गया। 1 अपान साइन ए को क्या कहेंगे, कोसेक ए बोलेंगे ना, तो ये हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब एक काम और कर सकते थे, यहीं पर यहां पर देखिए, ये यहां पर ऊपर कॉस हम कॉमन ले लेते तो हमारे पास बचता 1 अपान साइन ए और माइनस 1, और 1 अपान साइन ए प्लस 1, कॉस और कॉस से हटा देते। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से मैं आपको बता दूं, अथवा करके ऐसे भी लगा सकते थे। कैसे, देखिए यहां पे मैंने ये देखिए इसको ऐसे कर दिया है, और दूसरे कलर से मैं बता रहा हूं आपको, ये रहा, और ऊपर देखो मैंने कॉमन ले लिया है कितना, ऊपर कॉमन ले लिया कॉस, ऐसे लिख लिया, तो कितना बचा, ये बचेगा 1 अपान साइन ए और माइनस कॉस ए बना, कॉस ए का था तो 1 बच गया, यहाँ पे कितना है, 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया, ये 1 हो गया। अब अपान में कितना जाएगा, अपान में भी कॉस ए चला जाएगा, ये कॉस ए हो गया, और ब्रैकेट में आएगा 1 अपान साइन ए और प्लस 1 हो गया। ये कॉस से कट गया, 1 अपान साइन को क्या बोलेंगे, कोसेक बोलेंगे, तो बस हो गया आपका आंसर। तो ऐसे भी लगा सकते थे। चलिए फिर अब बढ़ जाते अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर कितना है, वो आपको निकालना है। तो प्रथम पद को ए मान लीजिए, यहां पर प्रथम पद को मानेंगे ए। प्रथम पद ए मान लिया,
तो लिखो प्रथम पद ए हो गया, प्रथम पद बराबर ए, और सार्वंतर को मान लिया डी मान लिया। अब क्या कहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम यहाँ पर T7 की बात करें, T17, तो T17 17वां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये T17 लिख लीजिएगा, a की जगह पर a लिखेगा, और ये 17वां पद है तो 16D बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दोबारा देखिए 7वां पद है तो T7 लिख लीजिएगा, तो हम यहाँ पर a प्लस 6D लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, इस फार्मूले में मान डाला है। अब प्रश्न में जो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिख लीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो T7 है, T7 ये या T17 है, और ये जो T7 है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 10वां पद था, यहाँ पर एक गलती हुई है, जरा इसको सही करते हैं। ये 10वां पद था, 10वां पद था, 7वां पद नहीं था। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर है T10, 10वां पद, ये हो जाएगा a प्लस 9D। तो a प्लस 9D ये निकल गया। तो प्रश्न में कहा है कि T जो है, T17 और T10 ये रिलेशन इसमें क्या है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो T17 ये लिखा हुआ है, और 17वां पद इससे 7 अधिक है, तो मैं इसको 7 ज्यादा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आएगा T17 लिख लो। T17 कितना है, a प्लस 16D बराबर T10 कितना है, a प्लस 9D, और 7 इसमें जोड़ दो, ये हो गया। अब ये a से a तो कट गया, 16D ये वाला हो गया, माइनस 9D ये हो गया, बराबर कितना है 7, तो पहले से था। 16 में से 9 जाएगा तो 7D हो गया, 7D बराबर 7 हो गया, कैंसिल कर दीजिएगा, D का मान 1 निकल गया, बस हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समीकरण 2 √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 के मूल बताइए क्या होते हैं। तो यहां पर क्या करना है आपको, पहले ये समीकरण देखिए, √2 √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, ये आपको गुणनखंड करने हैं इसके। तो क्या करना है, पहले √2 और 5 √2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ साइड में आप गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा बेटा, ये होगा 5 √2 का, जब आप 2 से गुणा करेंगे, √2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 5 और √2 का गुणा तो 2 हो गया, 10 हो गया। अब 10 के 2 टुकड़े करिएगा, तो 10 के 2 टुकड़े मैंने पहले ही कर लिए, 5 गुणा 2, और इनका जोड़ कितना आ रहा है, 7 आ रहा, तो बस लग गया, यहीं पर जरूरत थी, ऐसे ही करना था हमको।
नहीं 10 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका योग ये कितना आ जाए 7 आ जाए, यानी 7 आ जाए। तो मैंने यहां पर लिख लिया √2 स्क्वायर प्लस निशान लगाइए, 5 + 2 करिएगा, यक्स यहां लगाइए, प्लस 5 √2 = 0। ये हो गया। अब √2 स्क्वायर ये बना, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2, ये मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉमन लिया है, तो कॉमन x कॉमन चला गया, तो यहाँ पर x कॉमन गया, तो बचा √2 x और प्लस 5। अगले ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया है, ये 2 नहीं बल्कि √2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको लाना है केवल 5 लाना है। यहाँ पर देखिए कितना लाना, 5 ही तो लाना, ये देखिए 5 ही लाना है, ये वाला आपको 5 लाना है। तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा, √2 बचेगा x और प्लस हो गया 5 = हो गया 0। ठीक है, अब दोनों में देखिए कॉमन ये गया, √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो गया, और x प्लस √2 ये हो गया, और ये ही हो गया आंसर। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, ये दिया हुआ है त्रिभुज ABCD में छूट गया है, त्रिभुज ABC में D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC, तो सिद्ध कीजिए AC² = CB × CD। यहां पर देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में BC भुजा पर थोड़ा सा सवाल मिसप्रिंट है, सही करिए इसको, समझिएगा। मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, ये त्रिभुज बन गया ABC। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर कोई बिंदु D है, कोई बिंदु यहां पर मैंने D बना लिया है। ठीक है, D इस प्रकार है कि कोण ADC ऐसे, यहां से ऐसे इसको मिला लिया मैंने, कोण ADC यानी ये कोण ADC और बराबर जो कोण है वो है BAC के, बराबर कोण BAC ये दिया हुआ है। ठीक, और सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध हमें करना है CA² = CB × CD, ये सिद्ध करना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC, इसमें ये वाला जो कोण है और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में ठीक है, यानी आप बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC में, ये जो त्रिभुज है ये मैंने बनाया ऐसे ABC में, और त्रिभुज ADC में इन्होंने पहले बता दिया कोण A और कोण D आपस में इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोण A = कोण D, ये तो बता दिया पहले से, हम चाहे लिखने ज्ञात है। और आप देखिए ये जो C कोण दिख रहा है ये वाला, ये जो C कोण दोनों में कॉमन है, C कोण दोनों में कॉमन है, तो लिख देते हैं C कोण या कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है। अब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया तो फिर ये दोनों तरफ क्या हो गया, समरूप हो गए। तो ये हो जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज
ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी, समरूप त्रिभुज डी ए सी, ये दोनों बन गए। यानी कि हमारा ए बी सी जो त्रिभुज है, ए बी सी और त्रिभुज हो जाएगा डी ए सी, ये समरूप हो गया, क्योंकि बी को जो कोण होगा वो इतने कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के। सी तो कॉमन ही है और डी कोण ये कोण के बराबर है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसमें हम देखो लिख लेते हैं। पहले देखिए इस कोण की बात करें मैं, ए कोण की, बड़े त्रिभुज में। तो बड़े त्रिभुज में देखिए ये आपको दिख रहा है ए कोण। ए कोण के सामने की भुजा कौन है, बी सी है। तो मैं यहाँ पर बी सी लिख लेता हूँ, बी सी, ये हो गया बी सी, बी सी। और अपान ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला आपने दिखा है ए डी सी में, इसके ए कोण के सामने की भुजा कौन है, ए सी है। तो मैंने यहाँ पर ए सी लिख लिया है, ये बन गया इक्वल। अब सी कोण के सामने की भुजा देखिए, ये सी कोण, सी कोण के सामने की भुजा कौन है, ए बी है। तो मैं यहाँ ए बी लिख लेता हूं। और इस छोटे वाले त्रिभुज में सी कोण के सामने की भुजा कौन है, ए डी है। तो ए डी लिख लेता हूं, ये हो गया ए डी। अब बचा कौन, अब बचा बी कोण। ये बी कोण के सामने की भुजा कौन है, ए सी है। तो बी कोण के सामने की भुजा मैंने ए सी लिख ली, ये हो गई। और इस छोटे त्रिभुज में जो बी के बराबर कोण दिख रहा है वो ये वाला कोण है, जिसको हम यहां से देखिए, ये आपको बता रहे, ये वाला जो कोण है, ये कोण, ये वाला। तो इसके सामने की भुजा कौन आएगी, सी डी आएगी। तो अपान में सी डी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको जो सिद्ध करना है वो ए सी स्क्वायर लाना। देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर, तो हम पहले और तीसरे को देखेंगे, ये वाला, इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पर, बी सी अपान ए सी इज इक्वल टू ए सी अपान सी डी, दोनों का गुणा कर दीजिएगा। तो ये मैंने क्रॉस गुणा किया, तो क्या बना, ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, और बन गया इस प्रश्न का आंसर। यही तो सिद्ध करना था। अब अगला सवाल देखिए, इन्होंने कहा कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। तो देखिए यहां पर पहले एक आप वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त बना लिया। अब स्पर्श रेखा खींचनी है, वो भी समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो ये देखिए स्पर्श रेखा ऐसे खींच ली, एक स्पर्श रेखा मैंने ये ऐसे खींच ली, और एक स्पर्श रेखा देखो ये वाली हो गई, और एक कुछ ऐसे हो गई, इस तरह से ऐसा, ठीक। अब यहां पर ए बी सी डी नाम लिखा है, तो मैंने यहां पर ए बी, ए लिख लिया है, बी लिख लिया, सी एंड डी, ये कुछ बन गया। अब यहां पर देखो, ये यहां आप लिख लीजिएगा पी क्यू, ये जो स्पर्श बिंदु है, इसको आर, इसको एस बोल दीजिए, ये बन गया। अब यहां पर जरा देखिएगा, यदि हम बिंदु ए की बात करें, ए पर, तो ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक ए एस है और एक ए पी है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ए एस इक्वल ए एस बराबर ए पी। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर हो गई। फिर आगे बात करें यहां पर बी पी, ये बी क्यू लिख लीजिए यहां पर, या इधर से आ जाइए पी एस लिखिए, पी एस ही हो जाएगा। और इधर क्या लिख लें, ये पी डी, ये डी आर हो जाएगा, डी आर, ये बन गया, ठीक। अब कौन सा बचा,
ये सी आर हो गया, सी आर हो गया इक्वल सी क्यू हो गया। अब कौन बचा? अब यहां पर बच रहा है बी क्यू, तो ये आएगा आपका पी बी ए हो गया और प्लस बी क्यू बन गया, ये यहां तक हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, इनको जो है हम सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने में देखो ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर देखो ए एस मिला, ये ए एस, और यहां पर कहीं डी एस भी होगा, डी ए एस, और कहीं पर यहां पर डी एस भी होगा। ये डी एस देखो यहां पर, ये डी एस, पी एस नहीं डी एस है। तो हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए ए एस प्लस डी एस एक साथ में जुड़ गया। ठीक है, और सी आर देखो क्या है यहां पे, ये सी आर है, सी आर, तो प्लस सी आर लिख लो, प्लस यहां पर ये है पी बी पी, ये लिखा है बी पी, ये बन गया। तो चार मैंने इधर से जोड़ लिए, इधर देखिए ए पी लिख लीजिए, प्लस डी आर लिख लीजिए, प्लस सी क्यू लिख दीजिए, और प्लस बी क्यू लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख गया। अब ए एस और डी एस, ए एस देखो ए एस और डी एस मिलके क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो ए डी लिख लो इसकी जगह पे, ए डी, फिर प्लस निशान लगाओ, सी आर, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर मिलके सी डी हो जाएगा, प्लस का सी डी बन गया, इक्वल का निशान लगा दीजिए। एपी, एपी देखो ये दिखा है एपी, और यहां पर बी ये लिखा है, एपी हो गया, एपी और बी, बी एपी की जगह एपी हो गया, एपी हो गया, और प्लस देखो यहां एडी तो निकल गया, ये थोड़ा सा गलत हो रहा था, इसको जरा फिर से करेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया, एडी तो लिख लिया। अब देखो यहां पर क्योंकि हमको लाना है एडी प्लस बीसी, एडी ये लाइन निकल गई, हमको बीसी लानी है, तो जहां कहीं पर ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है सी आर, सी आर को हम सी क्यू कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सी आर की जगह पे क्या लिख लिया, सी क्यू, तो ये हमारा हो जाएगा सी आर, इसको हम सी क्यू समझेंगे, और बीपी जहां लिखा है, बीपी को हम क्या समझेंगे, बीपी को बीपी ये बी क्यू समझेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एडी और प्लस, एडी प्लस इसकी जगह पर क्या करेंगे, ये सी आर लिखा है तो ये सी क्यू इसको समझेंगे, सी क्यू, इसको हम सी क्यू समझ लें थोड़ी देर के लिए, सी क्यू, और बीपी को क्या समझ, यह लिखा है बीपी, ये देखो बीपी है, इसको बी क्यू बोल दें, ये बी क्यू भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहां पर लिखा था ये चीज, ये तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा बी सी, क्यों, क्योंकि ये जो जोड़ होगा ये वाला पूरा ये हो जाएगा बी सी। अब आगे देख लीजिए बराबर ये निशान लगा हुआ है, एपी तो हमारा जो है एपी, अब हमको लाना है एपी, तो एपी तो है ही है एपी, और प्लस यहां पर जहां डी ये लिखा हुआ है, ये बी क्यू जो लिखा है इसको बीपी समझ लें, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा ए बी, तो मैं यहाँ पर ए बी लिख लेता हूँ, ये ए बी बन गया, प्लस का निशान लगाइए, और अब जो यहाँ पर बनना है कौन सा, ये सी क्यू है, सी क्यू को हमको जरूरत नहीं, हमको तो सी आर की जरूरत है, ए सी आर की जरूरत है, ये सी आर, और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है डी आर, इसको आप बोलेंगे क्या डी आर, तो आपको डी आर पता ही है, तो बस ये क्या बन जाएगा आपका सी डी, ए बी प्लस सी डी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। अब आइए अगले प्रश्न में,
अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिए गए आवृत्ति वितरण में आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है और यहां पर x और y के मान निकालने हैं। ये देखिए x और y के मान बताने हैं। तो इस और आवृत्ति का जो जोड़ है वो 60 अंश है। ठीक है, ये आवृत्ति का योग कितना है, n की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो मध्यिका निकालनी है तो पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के 60 का आधा कितना करेंगे, 30 हो जाएगा। अब 30 जब मालूम हो जाए तो किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा, उस आधार पे इसको आप लगाइएगा। अगला देखो क्वेश्चन दिया हुआ है चाखंड, किसी कारण 12 खराब और 132 अच्छे पेन मिल गए और ये देख करके आप जान नहीं पा रहे थे कि कोई पेन, कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा है। अब आपसे कहा गया एक पेन को, देखिए थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना है। निकाला गया है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर जो कुल पेनों की संख्या कितनी है, कुल पेनों की संख्या आई, कुल पेन है, कुल पेन वो चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो 12 और 132 मिल गए तो टोटल हो गए 144 पेन, 144 हो गए। अब निकाला गया है एक पेन अच्छा होने की प्रायिकता, तो यहां पर लिखेंगे अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता। तो कुल पेन कितने हैं, 144, तो एक बटे में लिखे 144 और ऊपर कौन से हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। भाग कर लीजिएगा, 12 इधर आ जाएगा तो 1/12 ये हमारा हो गया आंसर। अब आ जाइए अगला प्रश्न क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में 8 जोड़ दिया जाता है, वो भिन्न क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखो यहां पर अंश और हर मान लीजिएगा। मान लीजिए अंश कितना है, अंश है x और हर कितना है y, ये हर मान लिया y, तो भिन्न हो गई। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा पहले प्रश्न में कि एक अंश से घटा दिया गया, तो अंश से मैंने एक क्या किया है, माइनस कर दिया है। तो x ये हो गया x/y, ये हो गया भिन्न। अब इसमें जो कहा है वो अंश से एक घटाया गया, तो अंश से एक घटा दीजिए, ये एक घट गया। भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा, तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख लेता हूँ। अब करता हूँ क्रॉस गुणा, तो ये बनेगा 3x - 3 इज इक्वल टू वाई। समीकरण नंबर हो गई एक, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिएगा 3x - y इज इक्वल टू 3, इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड शर्त में 1/4 हो जाती जब उसके भिन्न, जब 8 जोड़ा जाता है किसमें, हर में, तो यहां पर लिख लीजिएगा x/y, हर में जोड़ दीजिए 8, मान हो गया 1/4, 1/4। क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो आएगा 4x - y इक्वल 8। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण को सिर्फ हल करना बाकी है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 3x - y और ये हो जाएगा 3। अब यहां पर देखिए y के गुणांक बराबर चिन्ह समान है, लिख देंगे घटाने पर, तो घटाने पर हो जाएगा, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा तो x हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, तो x का मान निकल गया 5। अब यहाँ मान डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखो
3x माइनस वाई और ये बराबर 3 हो गया है। तो 3 गुणे 5 लिख लीजिए माइनस वाई बराबर 3 हो गया है। तो 5 3 कितना होता है 15 हो गया, माइनस वाई बराबर 3 हो गया है। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 15 हो गया है। तो माइनस वाई बराबर हो गया माइनस 12। हटा दीजिए माइनस माइनस, वाई का मान कितना निकल गया 12। अब y का मान 12 हो गया और x का मान हो गया 5। तो यहाँ पर जो भिन्न हो जाएगी वो भिन्न होगी कितनी 5/12। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है और 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। विमान की सामान्य चाल क्या है वो हमको बताना है। देखिए फिर क्या है क्वेश्चन। तो ये यहां पर क्या है, आप करिए सामान्य चाल मान लीजिए x। तो सामान्य चाल मानी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब प्रश्न में देखिए 1500 किलोमीटर दूरी जा रहा था, तो 1500 सामान्य चाल मान लीजिए, सामान्य चाल है गई x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब प्रश्न में कह रहा कि 1500 किलोमीटर दूरी वो जाएगा, सामान्य चाल से जाएगा, 30 मिनट देर से चल रहा है। तो 30 मिनट देर से चलेगा तो वो चाल को भी तो बढ़ा रहा, तो यहां पर आप बराबर कर दीजिएगा और ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर दूरी ये गया, 40 ने बढ़ाई x प्लस कितना कर दिया 250। अब ये वाला जो समय है वो 30 मिनट क्या है कम है, क्योंकि वो 30 मिनट देरी से चल रहा था और सामान जो है समय पर पहुंच गया है। तो 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इसको लघुत्तम लेके क्रॉस गुना करके x की वैल्यू पता कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं भाई, 1500/x हो गया है। यहाँ पर जो लघुत्तम जाएगा वो आएगा x प्लस 250। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1500 और प्लस इसमें जो है ये आपका 1500 गुणा, यहाँ पर लघुत्तम 2 और बढ़ाएंगे और ये 2 यहाँ पर और लिखना होगा, क्योंकि लघुत्तम लिया है। तो 15x प्लस 250 और गुणे 2 लघुत्तम आया, तो हमारे पास 1500 और गुणे यहाँ पर 2 लिखना होगा, प्लस इधर हो जाएगा x प्लस 250। अब आपको इसको हल करके आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पर ये 1500 लिख लीजिएगा बटा x लिखिएगा और 1500 ये बटे में x हो गया है। इधर लघुत्तम जाएगा आपका x प्लस 250 और गुणे का हो जाएगा यहाँ पर 2। ये
x प्लस 250 ये हो जाएगा कैंसिल, और ये होगा 1500 गुणे 2 और प्लस x प्लस 250। इस तरह से लिखना था, आगे इसको हल करके आप लगा लीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये कह रहे हैं कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 अंश है। खंभों की ऊंचाई क्या है और खंभों से बिंदु की दूरी क्या है वो आपको बताना है। तो देखो यहां पे क्या है, एक हो गई ये सड़क और सड़क के दोनों तरफ लगे हुए हैं खंभे। तो सड़क के दोनों तरफ मैंने कि ये खंभे लगा दिए, ऐसे ये दोनों तरफ खंभे लग गए, उनकी ऊंचाई समान है। सड़क की चौड़ाई कितनी है? सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। 80 मीटर। यहां पर कोई बिंदु आपने मान लिया, तो बिंदु से एक तरफ का कोण देखा तो ये हो गया 60 अंश, और एक तरफ का कोण देखा तो बनना है 30 अंश। तो ये मैं इसको 30 अंश मान लेता हूं और ये वाला कोण 60 अंश मान लेता हूं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इस बिंदु इसको नाम ए ले लिए, इसको बी कर दीजिएगा, यहाँ पर सी, इसको डी लिख लीजिएगा, यहाँ पर बिंदु पी मान लीजिएगा। तो बी से पी तक की दूरी को एक्स दिखा दीजिएगा, तो पी से बी तक की दूरी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहला तो तरफ इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं, ये h मान लिया, खंभे की ऊंचाई h, ये भी h हो गई। तो क्या आएगा यहाँ पे, त्रिभुज ए बी पी में, या त्रिभुज ए बी पी में, तो लिखेंगे tan 60, लंब कितना होगा h और आधार कितना होगा x। tan 60 का मान आएगा √3 और h अपान x, क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा h इजिकल टू √3x। ये नंबर हो गया फर्स्ट। सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर, त्रिभुज CDP में tan 30 लिख लीजिएगा, tan 30, लंब कितना होगा h और आधार कितना होगा 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान कितना 1/√3 होता है, लिख लीजिएगा, h की जगह पर h और 80 माइनस एक्स लिख लीजिएगा। अब क्रॉस गुणा आप कर लीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, √3h इजिकल टू 80 माइनस एक्स। अब h के स्थान पर √3x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 और h की जगह पे √3x लिख लिया है, ये 80 हो गया है और ये x हो गया। √3 और √3 का गुणा कितना हो गया, तो ये 3x हो गया है और ये हो गया 80 माइनस एक्स। अब इसको पक्षांतर करिएगा तो ये 3x प्लस x और ये हो जाएगा 80, पहले से ही है। 4x बराबर हो जाएगा 80, भाग कर देंगे तो हो जाएगा ये 20, x का मान 20 हो गया। यानी हम एक बोले, एक खंभे से बिंदु की दूरी है कितनी 20 मीटर और दूसरे खंभे से कितनी दूरी हो जाएगी 60 मीटर। ये तो दूरी मालूम हो गई। खंभे की ऊंचाई निकालनी है, तो h इजिकल टू हो जाएगा √3x, √3 और x का मान हो गया 20, तो खंभे की ऊंचाई निकल गई 20 √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न इसके अथवा में लिखा है, भूमि के किसी एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है।
मीनार की ऊंचाई क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको यहीं से करते हैं इरेज और आते हैं फिर दूसरे प्रश्न पे। तो यहां पर ये कहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण है 45 और 60। देखो ये हो गया एक कोई बिंदु और यहां पर एक लगा बना हुआ है, ये इसी आधार पे एक भवन बना हुआ है। भवन के शिखर, ये भवन हो गया और इसके शिखर पर ये लग गई कोई, ये हो गई मीनार, ऐसे ये भवन हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, तो ये इसकी ऊंचाई को कितना लिखेंगे 20 मीटर। नाम दे दीजिए आप इसको ए बी। ठीक, यहां पर बी लिख लीजिए। और ये कोई ऊंचाई पर लगी है मीनार भवन के ऊपर, ये एच लिख लीजिएगा। यहां से कह रहे हैं ये इसको देखते हैं तो कोण बता रहे 45 अंश है, और इसके शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण दिखाते हैं कितना 60 अंश है, यानी कि ये वाला पूरा कोण 60 अंश दिखा रहा। ठीक, तो आपसे पूछा गया है ऊंचाई इसकी कितनी है मीनार की, वो जो लगी हुई मीनार इसकी ऊंचाई बताना है। यहां पर बिंदु मान लीजिए आप कोई सी, इसको दिखाइए डी। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज अंदर वाला, इस हाँ बीसी दूरी को भी एक्स दिखा दीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो बनेगा tan 45, लंब कितना 20 और आधार कितना x। tan 45 का मान तो 1 होता है तो 1/1 लिख लीजिएगा, 20/x करिएगा, क्रॉस गुणा आप करिए, x का मान निकल गया 20 मीटर। ठीक, अब आगे देखिए, अब लिखते हैं त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में तो लिखेंगे tan 60, tan 60, लंब कितना हो जाएगा, लंब देखो यहां से h और प्लस 20 दोनों मिलाएंगे, h प्लस 20 बट्टे x का मान कितना जाएगा, x से भी लिख लेते हैं हम। tan 60 का मान होता है √3, तो लिख लीजिए h प्लस 20, और tan 60 x की जगह पे कितना लिखिए, x का मान यहीं से चले 20 रख दीजिए, बस ये 20 हो गया। ठीक है, तो अब जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। अब ले लीजिए इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। तो कॉमन यहाँ पर ले लीजिएगा चाहे, तो एक कॉमन हो गया तो आ जाएगा कितना h 20 ले लीजिए कॉमन √3 माइनस 1, इतने मीटर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप √3 का मान डाल दीजिएगा, तो 20 √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा 0.732। अब गुणा करना, आंसर निकालना आपका काम बाकी बचा है। चलिए आगे बढ़ जाते फिर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाल दिया गया है, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखा रखा है। खिलौना बनाया गया है, बेलन की कुल ऊंचाई थी 20 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या थी 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो आपको देखना है। देखो यहां पर चित्र को आप ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए किनारे पर एक अर्धगोला बनाया है और एक किनारे यहां भी अर्धगोला बनाया है, दोनों को एकदम जोड़ दें तो एक गोला पूरा बन गया।
ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो इसमें कितनी स्थान में आप पालिश कर सकते हैं, पेंट करना हो तो आप बाहर बाहर इसके वक्रतल पे पालिश करेंगे, इसके अंदर इस अर्धगोले में पालिश करेंगे, इसके अंदर भी पालिश करेंगे। तो हम सीधे यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, उसी में सिर्फ मान डालना आपका बाकी बचेगा। तो क्या हो जाएगा, आकृति का संपूर्ण वक्र पृष्ठ या खिलौने का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो देखो पहले लिख लेते हैं 2πr/h, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ जिसका हम बाहरी हिस्सा जो ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक। और प्लस इसमें हम जोड़ देंगे 2πr², इस वाले तल का क्षेत्रफल, और उसके बाद जोड़ेंगे इस वाले तल का क्षेत्रफल, यानी कि 2πr², यानी कि इसको मैं लिख सकता था कितना, 2πr/h + 4πr²। ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहां पर 2π, यदि आप देखें तो 2πr कॉमन चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 2πr कॉमन ले लिया है। पहले वाले पद से बचा h, दूसरे वाले पद से बचा r, और फिर अगले वाले पद से बच गया फिर r। ठीक है। सब मान आपको कहीं ना कहीं पद दिया हुआ है, तो देखिए 2 लिख लीजिएगा। पाई का मान 22/7 लिखा है, तो 22/7 यहाँ लिख लीजिएगा। त्रिज्या है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 आप लिख लीजिएगा। और h का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो आप 10 यहाँ लिख लीजिएगा, और 3.5 ये लिखिएगा, और 3.5 ये लिख लीजिएगा। तो अब ये हो जाएगा कितना, ये 2 22 दूना 44 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3.5/7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिएगा ये प्लस नहीं है, ये इनटू में आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये 3.5 था, 3.5 है, तो ये हो गया। अब 10 और 7 17 हो जाएगा, यहाँ पर 17, ये गुणे का निशान लगेंगे, 17 हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 5 इधर से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 44 गुणे 5 और गुणे 17 और बटे 10 कर देना है। इसका गुणा करके बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, इनकी माप 3 सेंटीमीटर है, ठोस की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन कितना है वो निकालना है। तो यहां पर देखो ये है, ये बनाया है अर्धगोला, और उसके ऊपर बना है शंकु, ये हो गया शंकु। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी लिख लीजिए, 6 सेंटीमीटर। तो यदि हम शंकु की त्रिज्या की बात करें तो शंकु की त्रिज्या भी 3 है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 है, तो यहाँ r का मान ये जो हुआ O से यहाँ तक की दूरी ये वाली, ये r हो गई। तो r का मान लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, 6, और इसमें से 3 आप माइनस करिएगा तो ऊंचाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। निकालना है ठोस का आयतन, तो आयतन निकालने के क्या करेंगे, 1/3 πr² और प्लस 2/3 πr³। ठीक है।
क्योंकि शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 2/3 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है, देखो 1/3 यहाँ लिख लीजिएगा, पाई आर ये लिख लीजिएगा स्क्वायर, और त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेम तो हैं, तो यहाँ पर चलिए फिलहाल लिख लेते एक बार फिर से, चलिए 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 यहाँ लिख जाइए आप ये, और पाई की जगह पे पाई लिख लो, और आर के स्थान पे 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 × 3 ही हो गया, प्लस 2/3 ये पाई लिख लीजिएगा, और यहाँ भी आपको 3 × 3 × 3 × 3 करना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 3 × 3 = 9 पाई ये बना, तो ये आ जाएगा 9 पाई ये बन गया, और 3 × 3 = 9 दूनी 18 पाई ये बन गया, 18 पाई। अब दोनों को आप जोड़ देंगे तो मान निकल जाएगा कितना, 27 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज इस पेपर को हमने अधिकांश भाग हल करा दिया है, कुछ थोड़ा सा भाग मैंने आपको HW में दिया है। ठीक है, इसको आपको ज़रूर हल करना है, दोबारा जाके इसको फिर सर्च करके फिर देखना है, और अपने यार दोस्तों को भी बताना है। थोड़ा सा आपको आर्ट लगा होगा, क्योंकि और जो आपके YouTube पे वीडियो मिलते हैं वो थोड़ा अलग हैं, बड़ा अच्छा उनकी राइटिंग होती है, लेकिन छोटा सा प्रयास है यहाँ पर, शायद आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आपके कमेंट जो हैं उनका भी जो मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर जय हिंद।